को पहले पढ़ना है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। ठीक है, बैटरी के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे और उसकी शुरुआत हम कैसे करते हैं। शुरुआत हम यहाँ से करेंगे एक कंडीशन लेके कि मान लो कि एक क्लोज सर्किट का कोई एक क्लोज लूप था, उस क्लोज लूप का एक छोटा सा पार्ट मैंने यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, क्लोज लूप का एक छोटा सा पार्ट मैंने यहाँ पर बना लिया है और उसमें एक रेजिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है और करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें राइट साइड में। अगर करंट राइट साइड में जा रहा है, अगर करंट इसमें राइट साइड में जा रहा है तो उसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जो है लेफ़्ट साइड में ट्रेवल कर रहे होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में, तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे होंगे अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतने ही चार्ज के पॉजिटिव चार्जेस इसमें ट्रेवल कर रहे हैं, तो उनके चार्जेस की मोशन की डायरेक्शन हम क्या मान सकते हैं, राइट साइड में। क्लियर? तो क्या क्या सिचुएशन है हमारे पास सिचुएशन ये है कि करंट फ्लो हो रहा है राइट साइड में और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ट्रेवल कर रहे हैं राइट साइड में। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कौन से हैं, हमने ये एज्यूम कर लिया है सिंप्लिसिटी के लिए, जिससे ये करंट की डायरेक्शन और चार्ज पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन को हम सेम रख पाएँ कि इलेक्ट्रॉन जिस तरह से लेफ्ट साइड में ट्रेवल करते हैं, तो हमने ये मान लिया कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो राइट साइड में फ्लो कर रहे हैं और जिनकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब इसमें बताओ पॉइंट ए और बी पॉइंट में हाई पोटेंशियल पर कौन सा है और लो पोटेंशियल पर कौन सा है। सर ए हाई पोटेंशियल पे। ए हाई पोटेंशियल पर है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस में से हमको चार्ज पार्टिकल को मूव कराना है तो रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि कोई रुकावट है, और अगर किसी रुकावट को हमें पार करना है तो पीछे से धक्का जब तक कोई मारेगा नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं, यानी कि एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए होता है। मैकेनिक्स की टर्म हो गई है, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी है, कोई ना कोई एक इन्फ्लुएंस ऐसा है जो कि इस चार्ज पार्टिकल को ए से बी पुश करता है। अगर मैं मान लूँ कि पॉइंट ए का पोटेंशियल है वी ए, पॉइंट ए का पोटेंशियल मैं मान लेता हूँ वी ए के बराबर है, तो पॉइंट ए पर चार्ज की जो एनर्जी है, इसकी एनर्जी कितनी होगी, Q इंटू वी ए के बराबर। इस चार्ज पार्टिकल की एनर्जी कितनी है, Q इंटू वी ए के बराबर। ठीक है, अगर बी पॉइंट का पोटेंशियल अगर हमने मान लिया वी बी है तो Q इंटू वी बी, दिस इज द एनर्जी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट बी। जब ये चार्ज पार्टिकल ए से बी आ जाता है तो पोटेंशियल में बी का पोटेंशियल कैसा, कम है, तो क्यू वी बी जो एनर्जी है चार्ज पार्टिकल की, वो एनर्जी भी कैसी कम है, क्यू वी ए एनर्जी ज़्यादा है। यानी चार्ज पार्टिकल जब पॉइंट ए पर था तो उसकी एनर्जी कैसी थी, यहाँ पर एनर्जी थी ज़्यादा, और जब ये यहाँ पर आ गया है बी पर तो उसकी एनर्जी हो गई है कम। ठीक है, इतना क्लियर है? यस सर। अच्छा, एनर्जी का लॉस हो गया। इस एनर्जी का लॉस क्यों हुआ है अगर मैं एक्सप्लेन करूं, जैसा कि हम थोड़ा कॉन्सेप्चुअली अंदर घुस के पढ़ते हैं चीज़ों को, तो एनर्जी का लॉस होने की वजह यह है कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो ए और बी के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बिटवीन ए एंड बी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ए टू बी। ए टू बी क्यों है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल पॉइंट से लोअर पोटेंशियल पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ए टू बी। चार्ज पार्टिकल हमने कैसा माना है कि ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो फोर्स लगाया होगा चार्ज पार्टिकल पर वो होगा Q इंटू ई, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, राइट साइड कह सकते हो या ए टू बी कह सकते हो। चार्ज पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ है, ए टू बी हुआ है, तो चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो वर्क किया वो वर्क होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स हो जाएगा क्यू ई। अगर ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है इसको मैं मान लेता हूँ कि ये एल के बराबर है, तो फोर्स क्यू ई एंड डिस्टेंस एल, सो दिस इज़ द वर्क डन। और जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, क्योंकि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया था राइट साइड में, डिस्प्लेसमेंट भी राइट साइड में हुआ, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन पॉजिटिव है। ठीक है,
अब मेरा फेवरेट क्वेश्चन आ गया, बताओ क्या होगा, क्या पूछने वाला हूँ। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बताओ, क्या है पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन। बोलो, कोई भी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बोलो। अभिषेक तुम बताओ क्या डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी की। Sir, negative of work done by electric field in bringing a charge from infinity to a point is its potential energy at that point. हाँ देखो, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है केवल, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस पर्टिकुलर केस में होगा, हमेशा वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं होगा। जनरल डेफिनेशन क्या होगी इसकी। Negative of work Negative done work done by by conservative force. हाँ, और 100% एक्यूरेट कर दो, ऑलमोस्ट 99% तुमने सही बता दिया है। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है। अब इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल ये भी मैं तुम्हें दे चुका हूँ कि एक जैसे ब्लॉक मेरे हाथ में है, मान लो कि एक ब्लॉक मेरे हाथ में है ना, इस ब्लॉक को अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। Negative. नेगेटिव, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क नेगेटिव है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स ने नेगेटिव वर्क किया है, लेकिन हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो जाती है, इसमें इंक्रीज हो जाती है। यानी जब भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क अगर पॉजिटिव हुआ, जैसे ये ब्लॉक है, ब्लॉक को मैं ऊपर से नीचे लेके आऊँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क तो पॉजिटिव है, लेकिन उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो सेम लॉजिक से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है उसने वर्क कैसा किया है, पॉजिटिव, और उसने पॉजिटिव वर्क किया है तो पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली डिक्रीज होना ही होना है। जब भी कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगा, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, लॉस होगा। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई ना बिल्कुल, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो जब चार्ज पार्टिकल कहाँ पहुँचता है, ए से चल के जब चार्ज पार्टिकल पहुँचता है बी पॉइंट पर, तब पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाती है, उसकी कम हो जाती है। अब हमने ये कहा है कि ये किसी क्लोज लूप का एक हिस्सा है, ये चार्ज पार्टिकल किसी क्लोज लूप का एक, सॉरी चार्ज पार्टिकल नहीं, ये जो सर्किट मैंने बनाया हुआ है ये सर्किट किसी क्लोज सर्किट का हिस्सा है, जो कि क्लोज लूप था उसका हिस्सा है। और हमने एक छोटा सा पार्ट बनाया था जिसमें हमें केवल रेजिस्टेंस दिख रहा था। तो इस रेजिस्टेंस को जब चार्ज पार्टिकल ने क्रॉस किया ए से बी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो गया, उसकी एनर्जी कम हो गई है। लेकिन अगर ये क्लोज पाथ में मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल, तो पूरे क्लोज लूप में तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी एनर्जी हमेशा कम ही होती रहे, डिक्रीज ही होती रहे। क्यों नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि जब ये चार्ज पार्टिकल, ये जो चार्ज पार्टिकल है अगर क्लोज लूप में मूव कर रहा है तो ए से मूव करके बी पे पहुंचेगा, और बी से और आगे जाके फाइनली काफ़ी सारे रास्ते में घूम फिर के चक्कर लगा के वापस ए पर आएगा ना। ये जो चार्ज पार्टिकल है अगर क्लोज लूप में मूव कर रहा है तो ए से बी गया तो एनर्जी इसकी डिक्रीज हो गई, और बी से घूम के वापस कभी ना कभी दोबारा कहाँ पर आएगा, ए पर आएगा। जब ये दोबारा से ए पर आएगा तो फिर इसकी एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है, एनर्जी बढ़ चुकी है ना। बी जब ए, मैं क्या बता रहा हूँ कि जब ये ए से बी गया तो इसकी एनर्जी डिक्रीज हो गई, लेकिन ये अपना चक्कर पूरा करके जब वापस ए के पास आया तो फिर उतनी एनर्जी थी इसके पास, तो फिर इतनी ही एनर्जी कहाँ से आई इसके पास। इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्ज पार्टिकल क्लोज लूप में कहीं ना कहीं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे भी मूव किया है, क्योंकि अगर ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाता है तो इसकी एनर्जी डिक्रीज होती है। इसकी एनर्जी तब इंक्रीज होगी जबकि ये लो पोटेंशियल वाले पॉइंट से हाई पोटेंशियल पे जाएगा, तो कहीं ना कहीं लो पोटेंशियल पॉइंट से हाई पोटेंशियल पॉइंट पर भी मूव किया है ये, तभी तो उसकी एनर्जी वापस मिली है इसको। जितना मैंने अभी तक बोला उसमें कोई डाउट है? समीक्षा, नो सर। सार्थक तुम बताओ। अगर क्लोज पाथ में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है और ए से चल के अगर ये वापस ए पर आया तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ए से आगे जाने पर इसकी एनर्जी लगातार कम ही होती जा रही हो।
और एनर्जी कब कम होती है इसकी, जब भी ये हायर पोटेंशियल पॉइंट से लोअर पोटेंशियल पे जाएगा तो इसकी एनर्जी कम होगी। अच्छा, इसकी एनर्जी कम होने की वजह क्या होती है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वर्क कर देती है। ठीक है, अगर चार्ज पार्टिकल लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर गया है कहीं पर, मान लो एक पॉइंट सी है और एक पॉइंट है डी, और मैं मान लेता हूँ कि ये इसका पोटेंशियल सी है, इसका पोटेंशियल डी है, और सी का पोटेंशियल हम मान लेते हैं कि कम है और डी का पोटेंशियल ज़्यादा है, और चार्ज पार्टिकल हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे ना जाके वो जा रहा है यहाँ पर। एक चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ जा रहा है सी से डी, सी का पोटेंशियल कैसा है? कम है, डी का ज़्यादा है। तो अगर ऐसा हो रहा है यहाँ पर कि चार्ज पार्टिकल लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जा रहा है, तो कम से कम ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो नहीं जा रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो किधर होगी? लेफ्ट साइड में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? लेफ्ट साइड में। और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगी? बोलो भाई, किस डायरेक्शन में? लेफ्ट साइड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होगा QE, वो किस डायरेक्शन में होगा? लेफ्ट साइड में होगा। तो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है C to D, इलेक्ट्रिक फील्ड की मर्जी के खिलाफ जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही है लेफ्ट साइड में, बट चार्ज पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स राइट। तो ये काम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कर रही है, ये काम यहाँ पर कोई और है। देयर इज सम अदर इन्फ्लुएंस विच इज पुलिंग दिस चार्ज पार्टिकल फ्रॉम लो पोटेंशियल पॉइंट टू हायर पोटेंशियल पॉइंट। इस चार्ज पार्टिकल को लो पोटेंशियल पॉइंट से हाई पोटेंशियल पॉइंट पर ले जाने में ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को कभी भी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे नहीं ले जाती है, वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे भेजती है पॉजिटिव चार्ज को। तो अगर पॉजिटिव चार्ज सी से डी आ रहा है तो ये काम कोई और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है वो कर रहा है। इस एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को ही हम EMF कहते हैं, या उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो बेसिकली फोर्स नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। इसके नाम में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आता है, लेकिन ये फोर्स नहीं है। अभी तुम डेफिनेशन में लिखवाऊंगा, तुम समझ जाओगे। तो अभी तक का जो डिस्कशन किया, उस डिस्कशन के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो ज़रा मैं स्क्रीन पे शो कर देता हूँ तुमको, जिससे कि सारी चीज़ें जो अभी तक हमने बातचीत की वो रिमाइंड हो जाए। अगर किसी का कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो। कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है। चलो, तो पहला पॉइंट क्या था कि ये जो डायग्राम मैंने शो किया हुआ है, इस डायग्राम में करंट की डायरेक्शन क्या है? करंट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स राइट, इसमें कोई डाउट नहीं। सपोज पॉजिटिव चार्ज इज फ्लोइंग टुवर्ड्स राइट, तो हम पॉजिटिव चार्ज को राइट साइड में मूव करता हुआ क्यों मान रहे हैं? हमने वाई वी आर यूजिंग द टर्म सपोज, द रीज़न इज बिकॉज एक्चुअली इन कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मूव्स। सो इफ करंट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, if direction flow of current is towards right, it means that electrons are moving actually towards left। लेकिन यार करंट की डायरेक्शन और चार्ज पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन अलग अलग होती है, तो थोड़ा दिमाग में समझने में दिक्कत होती है। इसलिए हमने क्या मान लिया? हमने ये मान लिया कि जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है उतने ही चार्ज का कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल राइट साइड में मूव कर रहा है, जिसकी वजह से ये करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। पॉइंट A इज एट हायर पोटेंशियल एंड पॉइंट B इज एट लोअर पोटेंशियल, ये भी क्लियर है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम A to B व्हेन चार्ज मूव फ्रॉम A to B, ये भी क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड डज पॉजिटिव वर्क ऑन चार्ज पार्टिकल, ये क्लियर है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड ने पॉजिटिव वर्क किया, ये क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर थी? राइट साइड। राइट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है, तो राइट साइड थी डायरेक्शन। ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज उसका डिस्प्लेसमेंट भी राइट साइड है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों राइट साइड में थे, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो वर्क किया वो पॉजिटिव था। चार्ज पार्टिकल लूजेज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ये क्लियर हुआ क्या? पोटेंशियल एनर्जी ये लूज करता है। ए पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू V के बराबर। Q is charge, V is potential. So potential at point A is more as compared to B. Therefore, when charge particle travels, positive charge particle travels from A to B, it loses potential energy. There is loss in energy of charge particle moving through the resistance from point A to B. Energy of, ये misprint है थोड़ा off में,
और लास्ट पॉइंट है एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज मोर एट पॉइंट, अच्छा एट पॉइंट ए यहाँ पर लिखना है एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज मोर एट पॉइंट ए एंड एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज लेस एट पॉइंट बी। ठीक है, इतना क्लियर? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं और कुछ। एनर्जी अगर चार्ज पार्टिकल की मुझे पॉइंट ए पर लिखना हो तो उसको मैं लिख दूंगा Q इंटू वी ए एंड एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट बी इज क्यू वी बी। बढ़िया, एक एक चीज़ क्लियर, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे आ जाते हैं हम। इन ए क्लोज लूप देयर मस्ट बी सम पोर्शन ऑफ द लूप वेयर चार्ज Q ट्रेवल्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल डिस्पाइट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ट्राइंग टू पुश इट फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आया? Yes. क्योंकि क्लोज लूप में अगर चार्ज पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसकी एनर्जी हमेशा डिक्रीज ही होती जाए और वो मूव करता जाए, कहीं ना कहीं उसको एनर्जी सप्लाई भी होना चाहिए। ठीक है, ये ज़रूरी है। तो हमने मान लिया कि ये क्लोज लूप है और ऊपर जो हम ये वाला पार्ट देख रहे थे वो इस क्लोज सर्किट का एक छोटा सा हिस्सा था। अब इसमें होता क्या है, अब इसे समझाने के लिए मैं थोड़ा गायब हो जाता हूँ यहाँ से, तो ये मैं गायब हो गया। अब चार्ज पार्टिकल पॉइंट ए पर आया था यहाँ पर और करंट की डायरेक्शन थी यहाँ और राइट साइड में थी और ये पॉइंट बी है। चार्ज पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आया, एनर्जी का लॉस हुआ, फिर चार्ज पार्टिकल ने की एंट्री यहाँ पर, जो प्लस क्यू चार्ज था उसने एंट्री की यहाँ और फिर यहाँ से जब बाहर निकला, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। जब सी से बाहर निकला तो बढ़िया फुल एनर्जी लेके बाहर निकला। जब सी पर आया तो उसकी एनर्जी कैसी थी? जब सी पर आया तो उसकी एनर्जी कम थी। ये चार्ज पार्टिकल ट्रेवल करके जब सी पर आया तो उसकी एनर्जी कम थी, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में उसकी एनर्जी का लॉस हो गया था। यहाँ से अंदर घुसा, अंदर घुसने के बाद पता नहीं क्या हुआ, जब दूसरी तरफ से निकला तो फिर से इसके पास पूरी एनर्जी आ चुकी थी। ठीक है, अब ये चीज़ क्या थी बीच में, इसी को हम कहते हैं सोर्स ऑफ ईएमएफ, जो कि चार्ज पार्टिकल को एनर्जी सप्लाई करती है। बात समझ में आई? Yes. Yes, sir. अब ईएमएफ का जो सोर्स होता है वो चार्ज पार्टिकल को क्या सप्लाई करता है? Energy. एनर्जी सप्लाई करता है। पहली चीज़ तो दिमाग से ये निकाल देना कि जो ईएमएफ का सोर्स होता है वो चार्ज सप्लाई करता है। बैटरी जो होती है वो चार्ज सप्लाई नहीं करती है, वो क्या सप्लाई करती है? एनर्जी। वो चार्ज पार्टिकल को एनर्जाइज करती है, उनको एनर्जी देती है। ठीक है, चार्ज नहीं देती। बैटरी जो नेट चार्ज देती है हमेशा ज़ीरो देती है। यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल जब अंदर घुसता है उसी इंस्टेंट पे दूसरा बाहर निकलता है। अगर मैं मान लूँ कि ये बैटरी है, अगर मैं मान लूँ कि ये बैटरी है तो जिस इंस्टेंट पे एक चार्ज पार्टिकल यहाँ से एंट्री करेगा, सेम इंस्टेंट पे दूसरा चार्ज पार्टिकल बाहर निकलेगा। या ये कह सकते हो कि जब ये वाला बाहर निकलेगा तभी इसको अंदर एंट्री मिलेगी। जब ये चार्ज पार्टिकल बाहर निकलता है तभी इसको एंट्री मिलती है। तो बैटरी के वजह से चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी हमेशा कैसा होता है? ज़ीरो होता है, क्योंकि जितना चार्ज इसके अंदर गया उसी इंस्टेंट पे उतना बाहर निकल जाएगा। तो टोटल चार्ज बैटरी ने जो सप्लाई किया वो तो ज़ीरो है। लेकिन डिफरेंस किस चीज़ में आता है? डिफरेंस इसमें आता है कि भाई ये वाला जो चार्ज अंदर घुसता है ना तो उसकी एनर्जी कम होती है, लेकिन जब बाहर निकलता है तो उसकी एनर्जी बिल्कुल ज़्यादा होती है। तो एनर्जी लेके निकलता है, तो एनर्जी ज़रूर बैटरी सप्लाई करती है लेकिन चार्ज सप्लाई नहीं करती है। अगर मैं बैटरी के टर्म्स में बात करूं तो ये जो नेगेटिव साइन लगा हुआ है यहाँ पर, इसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। जनरल टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं, ये दोनों क्या कहलाते हैं? उसके इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये कहलाता है पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को हम हायर पोटेंशियल पे मानते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को लोअर पोटेंशियल पे मानते हैं। ये इसका पोटेंशियल कैसा है? हायर एज कंपेयर टू दिस, हाई पोटेंशियल पर है। तो बैटरी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? मान लेते हैं ये बैटरी है। अगर ये बैटरी है तो क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है? अरे अभिषेक जल्दी बोल। Yes. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो उसकी डायरेक्शन क्या है?
positive to negative. राइट या लेफ्ट? Right. तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और ये हायर पोटेंशियल पर है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? राइट साइड है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ये है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी कहते हैं हम, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई मैंने इसका नाम रखा। जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है, जो यहाँ से अंदर घुसा, प्लस क्यू चार्ज, उस प्लस क्यू चार्ज पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी? राइट। ये है फोर्स की डायरेक्शन, राइट साइड में। वेरी गुड। लेकिन चार्ज पार्टिकल तो यहाँ से प्लस क्यू चार्ज मूव करता है यहाँ पर, ये चार्ज पार्टिकल यहाँ मूव करता है। किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। यानी इस बैटरी के अंदर कोई और चीज़ है अदर देन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा रही है और उसको वो कहाँ ले जाती है? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल या इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो बैटरी के अंदर कोई एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, दैट एक्सटर्नल ना कह के उसको कहना चाहिए कि कोई और इन्फ्लुएंस है। वो इन्फ्लुएंस चार्ज पार्टिकल को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे ले जाता है। तो अब तुमको ये याद रखना है कि इनसाइड द बैटरी दो तरह के इन्फ्लुएंस हैं। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का है, जो कि चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा रहा है लेफ्ट साइड में। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट नहीं कर रही है। इसमें डोमिनेट कौन कर रहा है? बैटरी का इन्फ्लुएंस डोमिनेट कर रहा है, जो चार्ज पार्टिकल को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर ले जा रहा है। तो आप ये कहेंगे, इसको याद रखेंगे कि इनसाइड द बैटरी करंट फ्लोज बिकॉज ऑफ influence of battery. Inside the battery, within the terminal of the battery, current is not flowing because of electric field. Electric field की वजह से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। यहाँ पर करंट फ्लो किसकी वजह से हो रहा है? कोई और डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। किसकी वजह से? EMF की वजह से। लेकिन जो एक्सटर्नल सर्किट है, एक्सटर्नल सर्किट की मैं बात करूँ, एक्सटर्नल सर्किट यानी कि किस हिस्से की? एक्सटर्नल सर्किट से मेरा मतलब है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ ये रेजिस्टेंस और ये नेगेटिव टर्मिनल। अगर मैं इस वाले हिस्से की बात करूँ, इस वाले हिस्से में करंट कौन फ्लो करा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इस वाले हिस्से में जो करंट फ्लो कराता है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड करंट फ्लो करा रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है? यहाँ पर अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में थी, इसका फोर्स भी राइट साइड में था और चार्ज पार्टिकल भी राइट साइड में ट्रेवल कर रहा था। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप याद रखेंगे, इन दी एक्सटर्नल सर्किट करंट फ्लोज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इनसाइड द बैटरी करंट फ्लोज बिकॉज ऑफ EMF या अदर इन्फ्लुएंस अदर देन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वजह से करंट का फ्लो होता है। अगर करंट फ्लो हो रहा है, मैं एक सिंपल केस की बात कर रहा हूँ, जबकि एक सिंगल बैटरी लगी हुई है, दो बैटरी नहीं है इस सर्किट में, है ना, उस केस में बात कर रहा हूँ। तो अगर केवल एक सिंगल बैटरी लगी हुई है, तो जो सिंगल बैटरी है उसके अंदर डोमिनेट कौन करता है? जो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल को जो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर ले जा रहा है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर ले जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहा है चार्ज पार्टिकल को, है ना, वो EMF है। अब EMF का मतलब केवल बैटरी के केस में तो EMF कहाँ से डेवलप होता है, कहाँ से जनरेट होता है, प्रोड्यूस कहाँ से होता है? ये बैटरी में क्या होता है? केमिकल सॉल्यूशन होता है, वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होती है। तो हम ये कहते हैं कि जो केमिकल एनर्जी है, दैट केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो बैटरी का केस होता है उसमें केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। लेकिन EMF का मतलब ये होता है कि कोई भी तरीका जो कि चार्ज पार्टिकल को क्लोज पाथ में मूव करा दे, वो EMF है। अब वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये केमिकल एनर्जी वाली बैटरी हो, कोई और तरीका भी हो सकता है। मान लो तुम चार्ज पार्टिकल को
यहाँ से पकड़ के तो अपने हाथ से पकड़ो और यहाँ धक्का दे दो, तो चार्ज पार्टिकल को तुम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पकड़ पकड़ के वहाँ ले जा रहे हो, देन यू आर दी ईएमएफ, तुम ईएमएफ हो। चार्ज पार्टिकल को लेके तुमने दौड़ लगा दी, सर्किट में घुमा रहे हो चार्ज पार्टिकल को, सो यू आर दी ईएमएफ। तो ध्यान रखना कि ईएमएफ का जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ नॉट लिमिटेड टू द बैटरी, ये बैटरी के ईएमएफ से रिलेटेड नहीं है। कोई भी ऐसा सोर्स, कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंस जो चार्ज पार्टिकल को मूव करा रहा हो, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। बात समझ में आई? ठीक है, चलो इतनी सारी बात करने के बाद तो समझ में आ ही गया होगा। आगे देखिए, द नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्फ्लुएंस दैट पुशेस चार्ज क्यू फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो दिस इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ। The non-electrostatic influence that pushes charge q from lower to higher potential is called electromotive force. Every closed loop in which a steady current is flowing must have some device that provides electromotive force. इतना समझ में आया कि नहीं? अगर किसी भी क्लोज लूप में करंट फ्लो हो रहा है, स्टडी करंट का फ्लो है, तो उस लूप में डेफिनेटली एक डिवाइस ऐसी होनी चाहिए जो चार्ज पार्टिकल को लो पोटेंशियल से उठा के हायर पोटेंशियल पे ले जाए, क्योंकि बाकी सर्किट में तो चार्ज पार्टिकल अपनी एनर्जी लूज़ करेगा और उसको एनर्जी सप्लाई कौन करेगा? चार्ज पार्टिकल को एनर्जी तब मिलती है जब उसको लो पोटेंशियल से कोई हायर पोटेंशियल पे ले जाए। वो लो और पोटेंशियल पे है, नीचे है, कोई हाथ से पकड़ के खींचे और उसको ले जाके यहाँ खड़ा कर दे कि लो भाई, तो उसमें फिर एनर्जी आ जाती है। तो नीचे से लो एनर्जी से उसको हायर एनर्जी पे ले जाने वाली चीज़ क्या है? ईएमएफ। फिर वो यहाँ से घूमना फिरना शुरू करता है और घूम के फिर यहाँ पे आके थक जाता है, फिर कहता है भाई हमको एनर्जी चाहिए, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो फिर यहाँ से पकड़ के उसको उठा के इधर ले जाते हैं, फिर एनर्जी मिल गई, फिर वो घूम फिर के सर्किट में आया चार्ज पार्टिकल, फिर यहाँ से एनर्जी कम हो गई, फिर उसको ले गए, यही कंटिन्यूसली चलता रहता है। अच्छा, अब आगे, इन जनरल बैटरीज, जनरेटर्स, फोटोवोल्टाइक सेल एक्सेट्रा आर दी सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ के सोर्सेज क्या हैं? जनरली कौन कौन सी हैं? बैटरी होती हैं, जनरेटर भी होता है। जनरेटर क्या काम करता है? जनरेटर के बारे में सुना है तुम लोगों ने? जनरेटर यानी कि जब कई बार लाइट चली जाती है तो जनरेटर ऑन करते हैं ना, तो जनरेटर कौन सी पावर डेवलप करता है? वो अल्टरनेटिंग करंट देता है, उसको हम पढ़ेंगे एसी वाले चैप्टर में। तो जो जनरेटर होता है वो भी क्या डेवलप कर रहा है? ईएमएफ का सोर्स है वो। जनरेटर इज द सोर्स ऑफ ईएमएफ, लेकिन उसमें सोर्स ऑफ ईएमएफ केमिकल एनर्जी नहीं होती है, उसमें कोई और चीज़ होती है। ठीक है, वैसे अगर तुमको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो जनरेटर में कौन सी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती होगी? क्यों भाई, गैस करो। जनरेटर को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? जनरेटर, हाँ, जनरेटर कैसे चलता है, उसमें क्या यूज होता है? चलो खैर, नहीं पता चलता तुमको। दूसरी चीज है कि ईएमएफ इज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्फ्लुएंस, इट इज नॉन कंजर्वेटिव। ये भी ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो तो कंजर्वेटिव होती है, लेकिन जो ईएमएफ है ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्फ्लुएंस है और नॉन कंजर्वेटिव भी है। नॉन कंजर्वेटिव और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये दोनों पॉइंट याद रखना, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ये बहुत। एंड डोंट गेट कंफ्यूज एंड डोंट टेक ईएमएफ एज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ बोथ आर टू एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। ये दोनों अलग क्यों हैं? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस, चलो भाई डेफिनेशन बता दो कोई पोटेंशियल डिफरेंस की। अगर मान लो एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, और ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमने मान लिया कि डेल्टा वी के बराबर है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है अगर हम इसको एक्सप्लेन करें? दिस इज द वर्क डन। किसका वर्क डन है? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी ले जाने में जो वर्क करेगी वो वर्क क्या हो जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क है। या किसी पॉइंट का पोटेंशियल क्या पढ़ा था यार हमने? इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो वर्क किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क का जो नेगेटिव है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज द पोटेंशियल। तो बेसिकली पोटेंशियल किसके लिए डिफाइंड है?
इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, कंजर्वेटिव होती है। तो पोटेंशियल टर्म अगर आएगी तो वो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क से ही डिफाइंड होगा, वो नॉन कंजर्वेटिव से डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। जबकि ईएमएफ कैसा होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है। तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। Potential difference between 2 points is developed because of conservative electric field while EMF is non-conservative influence. आगे समझ में इतना? Yes sir. चलो आगे बढ़ते हैं। Meaning of EMF और EMF sources. Any influence that can move charges in a closed loop can be considered as EMF, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। अब उनके एग्जाम्पल ले लेते हैं। टाइप ऑफ सोर्सेज, बैटरी क्या है, इसमें बैटरी में होता क्या है, वेरिंग इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन अराइजिंग फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका कंसंट्रेशन बदलता रहता है और एक केमिकल रिएक्शन चलती रहती है, तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसके बाद है जनरेटर। जनरेटर के अंदर एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन मूविंग चार्जेस। तो जनरेटर का प्रिंसिपल ये होता है कि ये कॉइल होती है, वो कॉइल के चारों तरफ मैग्नेट को घुमाया जाता है जिससे कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से अल्टरनेटिंग करंट डेवलप होता है। वो तो मैं अभी समझ में नहीं आया होगा, जो मैंने अभी बोला वो हम एसी में पढ़ेंगे। इसके बाद एक और चीज़ होती है, इसको कहते हैं वेन डी ग्राफ जनरेटर। ये पहले तुम्हारे सिलेबस में हुआ करता था, आजकल सिलेबस में है नहीं, ठीक है। इसमें ईएमएफ का सोर्स क्या है, मैकेनिकल फोर्स अप्लाइड बाय अ मूविंग बेल्ट। तो इसमें एक मैकेनिकल फोर्स होता था, तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नहीं समझे? वन डी ग्राफ जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती थी, इसमें केमिकल एनर्जी बैटरी में कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। और इससे भी ब्रॉड सेंस में याद रखो कि ईएमएफ का मतलब ये है कि एनी इन्फ्लुएंस दैट कैन मूव चार्जेस इन ए क्लोज लूप कैन बी कंसिडर्ड एज सोर्स ऑफ ईएमएफ। अगर मान लो किसी केस में चार्ज पार्टिकल को हमने ड्रॉप कर दिया और वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिर के किसी तरह से घूम रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही वहाँ पर एक तरह से क्या हो जाएगा, उसके लिए ईएमएफ के सोर्स की तरह से बिहेव करेगा, है ना। तो अब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। अब फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ इन केस ऑफ बैटरी। अब मैं ईएमएफ डिफाइन कर रहा हूँ बैटरी के लिए, ये डेफिनेशन काम आएगी तो मैं स्कूल में। अभी तक जो मैं बात कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन पॉजिटिव है, इसलिए चार्ज पार्टिकल की एनर्जी का लॉस हो गया, अब उसको ईएमएफ से एनर्जी मिलेगी, वो सारी बातें जो है तो मैं अपने स्कूल में अगर कोई ज़बरदस्ती पूछे तभी बतानी है या लिख के आनी है, अदरवाइज़ वो लिखनी नहीं है। डेफिनेशन अगर कोई ईएमएफ की पूछेगा तो हमको ये वाली लिखनी है, द वर्क डन बाय द नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्फ्लुएंस ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इनसाइड द बैटरी। जल्दी समझ लो क्या मतलब हुआ इसका। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग ये है कि एक क्लोज सर्किट है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और करंट कैसा फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। कई सारे रेजिस्टेंस होंगे इसमें, लेकिन हमने सारे रेजिस्टेंस मिला के एक रेजिस्टेंस बना दिया यहाँ पर। अब अगर एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू मैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर ले जाता हूँ, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल अगर मैं प्लस क्यू चार्ज को ले गया, तो इस केस में जो वर्क हुआ वो कितना है, डब्ल्यू। किसने वर्क किया, ये इस एक्सटर्नल इस नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्फ्लुएंस में, यानी कि बैटरी की वजह से अंदर जो कुछ फोर्स था या जो भी था जो कि नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक था, उसने चार्ज पार्टिकल को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाने में जो वर्क किया, वो वर्क कितना है, डब्ल्यू है। किसको ले जाने में वर्क किया था इसने, क्यू चार्ज को। तो मैं डब्ल्यू अपॉन क्यू करूँगा तो ये जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एंड दिस इज दिस न्यूमेरिकली इक्वल टू ईएमएफ। तो इस बैटरी का जो ईएमएफ है वो होता है W अपॉन क्यू के बराबर। कई बार डेफिनेशन में वो ये भी लिख सकते हो आप, या स्कूल में आपको ये पढ़ाएंगे कि आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल ले जाओ, इसमें जो वर्क हुआ दैट वर्क न्यूमेरिकली इक्वल टू ईएमएफ। अगर क्यू चार्ज ले जाते हो तो वर्क अपॉन चार्ज कर दो, अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले जाते हो तो सिंपली न्यूमेरिकली वर्क ही किसके बराबर हो गया, ईएमएफ के बराबर। ठीक है,
अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने पढ़ा था, या पोटेंशियल की डेफिनेशन भी यही थी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यूनिट दोनों की सेम आएगी। इसकी यूनिट भी हम क्या लिखेंगे, वोल्ट ही लिखेंगे। पोटेंशियल की यूनिट भी क्या होती थी, वो ऐसा यूनिट वोल्ट होती थी, इसकी भी ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट होगी। तो यूनिट दोनों की वोल्ट है, लेकिन दोनों एंटायरली डिफरेंट है। एक डेफिनेशन और आपको स्कूल में बुक्स में मिल जाएगी, उसमें ये होता है कि अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पूरे क्लोज लूप में मूव कराने में जो वर्क किया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कंप्लीट क्लोज लूप में मूव कराने में जो वर्क किया, दैट वर्क इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ईएमएफ। तो वो तुमको अभी नहीं समझ में आएगा, मैं समझाता हूँ, वो टीचर को भी नहीं समझ में आता है कि ऐसा क्यों कहते हैं। ये बता भाई अभिषेक कि ए और बी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, पॉइंट ए और बी के बीच में, ये जो मैंने बनाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, ए से बी के बीच में, राइट साइड। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क करती है चार्ज पार्टिकल पर ए से बी जाने में, वो वर्क कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। इसके बाद जब चार्ज पार्टिकल नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है ना, तब हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, दोनों टर्मिनल के बीच में, हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट साइड में है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाएगी राइट साइड में, लेकिन चार्ज पार्टिकल तो नेगेटिव टर्मिनल में घुस के पॉजिटिव से बाहर आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कैसा वर्क किया है, नेगेटिव। याद रखना, विद इन द बैटरी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन दिस केस। मैं वो सिंपल केस ले रहा हूँ जब सिंगल बैटरी है, ध्यान रखना, दो बैटरी नहीं है, तब की बात कर रहा हूँ मैं। अगर एक बैटरी चार्ज और दूसरी डिस्चार्ज हो रही है, तो किसी एक केस में जिसमें बैटरी चार्ज होती है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है इनसाइड द बैटरी, वो मैं बाद में बात करूंगा उसके बारे में, अभी मैं सिंपल केस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क है नेगेटिव और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क पॉजिटिव। तो पूरे सर्किट में अगर हम घूम जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क कितना होगा, जीरो। दूसरा रीजन ये भी है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है तो क्लोज पाथ में उसका वर्क डन कितना आएगा, जीरो आएगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन अगर जीरो हो गया क्लोज पाथ में, तो वर्क डन बचा किसका, किसका वर्क डन बचा रह गया, ईएमएफ का। तो वर्क डन किसका बचा रहेगा उस कैलकुलेशन में, केवल ईएमएफ का। इसलिए हम कह देते हैं कि क्लोज लूप में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में जो वर्क करना पड़ा, दैट वर्क न्यूमेरिकली इक्वल टू ईएमएफ। लेकिन ये डेफिनेशन जो है थोड़ी कंफ्यूजिंग है, इससे न्यूमेरिकल वैल्यू तो पता चल जाती है, लेकिन दिमाग में क्लैरिटी नहीं होती कि आखिर ईएमएफ है क्या। तो हमको लिखना ये है कि अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर ले जाते हैं, तो जो नॉन कंजर्वेटिव नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्फ्लुएंस होता है, वो जितना वर्क करता है, दैट वर्क इज इक्वल टू ईएमएफ। क्लियर? इतना क्लियर तुमको कहीं नहीं मिलेगा जितना मैं बता रहा हूँ। इसके बाद ये भी है कि ईएमएफ में बी पॉजिटिव एंड इट मे बी नेगेटिव। तो बेसिकली ईएमएफ है क्या, वर्क डन है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या कब कब हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है भाई कि मान लो हमने सर्किट में दो बैटरी ले ली। अच्छा, मेरी वजह से तुमको बैटरी एक दिख नहीं रही है, तो अब ज़रा मैं साइड हो जाता हूँ। दो बैटरी ले ली मैंने, एक बैटरी का ईएमएफ है E1, दूसरी वाली का ईएमएफ है E2 के बराबर, ये है रेजिस्टेंस। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करा दें, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? चलो क्वेश्चन मॉडिफाई करता हूँ। मान लो केवल ये वाली बैटरी होती है, इसमें E1 और E2 नहीं होती। अगर E2 नहीं होती तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज आता। अगर केवल E2 होती और E1 नहीं होती तो करंट कैसा फ्लो होता है, क्लॉकवाइज, ऐसे, है ना? यस सर। यानी कि दोनों बैटरी एक दूसरे को अपोज कर रही है। मान लो कि एक बैटरी डोमिनेट कर जाती है इसमें, सपोज E1 डोमिनेट कर रही है, तो E1 डोमिनेट कर रही है तो करंट की डायरेक्शन इसी ने डिसाइड की सर्किट में, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब देखो, जो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा होगा यहाँ पर, वो पॉजिटिव चार्ज इस वाली बैटरी में E2 में, अगर मैं E2 की बात करूँ, अलग से बना देता हूँ E2 को, ये है E2, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये चार्ज यहाँ से एंट्री लिया। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, हायर पोटेंशियल से लोअर, राइट साइड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड E, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है और Q चार्ज भी राइट साइड में मूव कर रहा है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है यहाँ पर, पॉजिटिव, ठीक है।
दूसरा जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, जो बैटरी वाला फोर्स होता है, बैटरी वाला फोर्स चार्ज पार्टिकल को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर ले जाता है, वो ले जाता है नेगेटिव से पॉजिटिव पर। लेकिन यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव पर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर वर्क डन बाय बैटरी फोर्स कैसा है, नेगेटिव है, यानी कि ईएमएफ डोमिनेट नहीं किया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को यहाँ ले आई, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क पॉजिटिव है, और जो ईएमएफ है यानी कि बैटरी फोर्स ने जो वर्क किया, बैटरी फोर्स से मेरा मतलब है कि एक लेमन लैंग्वेज हम ये कहते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होता है, इस ऐसे ही बैटरी का जो इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से जो फोर्स लगता है उसको बैटरी फोर्स कह रहा हूँ। तो बैटरी फोर्स हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डायरेक्टेड होता है। तो इस चार्ज पार्टिकल पर वो फोर्स लगा रहा था इधर, लेकिन ये चार्ज पार्टिकल तो मूव किया है यहाँ पर। तो इस वाले केस में ईएमएफ कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो E2 ने जो वर्क किया है बैटरी ने वो कैसा है, नेगेटिव, और ईएमएफ को मैं क्या कहूँगा, नेगेटिव। समझ गए? लेकिन एट द सेम टाइम जो E1 है, जो E1 बैटरी है, E1 ने जो वर्क किया तो चार्ज पार्टिकल को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ भेजा है। तो इस बैटरी ने पॉजिटिव वर्क किया। इलेक्ट्रिक फील्ड ने यहाँ पर कैसा वर्क किया, E1 के अंदर, दोनों E1 के दोनों टर्मिनल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ने कैसा वर्क किया, नेगेटिव। वेरी गुड, उसने नेगेटिव वर्क किया है क्योंकि उसकी डायरेक्शन थी राइट साइड और चार्ज पार्टिकल मूव कर गया लेफ्ट साइड। वेरी गुड, तुम्हारे फंडे अब दिमाग में सेट होते जा रहे हैं। गुड। इसमें से एक बैटरी को हम कहते हैं कि चार्ज हो रही है और दूसरी बैटरी को कहते हैं कि हम डिस्चार्ज हो रही है। तो चार्ज होने वाली बैटरी कौन सी कहलाती है, ये बैटरी चार्ज हो रही है। और ये वाली बैटरी, अरे बोलो यार, ये बैटरी चार्ज हो रही है कि डिस्चार्ज, E1 ये डिस्चार्ज हो रही है। जो बैटरी एनर्जी सप्लाई करेगी वो डिस्चार्ज होगी। भाई यार, अपनी एनर्जी बाहर वाले सर्किट को दे रही है तो उसकी एनर्जी कम होगी तो उसको डिस्चार्ज ही कहते हैं ना। मोबाइल यूज़ करते हो कंटिन्यूसली तो उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है कि डिस्चार्ज हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है ना। तो वो एनर्जी सप्लाई करती रहती है ना डिवाइस को, इसलिए वो डिस्चार्ज हो जाती है। तो ऐसे ही E1 इज सप्लाइंग एनर्जी टू द एक्सटर्नल सर्किट, दैट इज़ वाई इट इज़ गेटिंग डिस्चार्ज्ड। जो E2 है, E2 को तो एनर्जी मिल रही है बढ़िया बाहर से, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये चार्ज हो रही है। एक चीज़ और देखो बड़ी मज़ेदार, इन दोनों बैटरी में ना जो केमिकल रिएक्शन है वो अलग डायरेक्शन में चल रही होगी। इसमें केमिकल रिएक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में चल रही है, इसमें केमिकल रिएक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में चल रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं है? अच्छा, ये डिस्चार्ज हो रही है तो उसमें केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन डिफरेंट है, और ये चार्ज हो रही है। जो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है वो एनर्जी सप्लाई कर रही है। याद रखना, E1 इज सप्लाइंग एनर्जी, E1 इज सप्लाइंग एनर्जी। E1 is delivering power, ये पावर सप्लाई कर रही है, ठीक है। जबकि E2 क्या है, E2 is being charged, E2 is being charged by E1। और ये मैंने बता दिया, मैं लिख नहीं रहा हूँ। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन E1 इज नेगेटिव, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन E2 इज पॉजिटिव। EMF ऑफ E1 हियर इज पॉजिटिव, यहाँ पर इसका EMF क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी E2 में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं लिख देता हूँ। इनसाइड E2 इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इनसाइड ना लिख दो, केवल इन लिख लो। इन E2 इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, इनटू केमिकल एनर्जी। ये बात समझ में आई कि नहीं? इसमें केमिकल रिएक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में चल रही है। इसमें तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका यूज़ हो रहा है बैटरी को चार्ज करने में, यानी कि इसमें केमिकल एनर्जी की फॉर्म में वो स्टोर हो रही है।
क्लियर हुआ कि नहीं है? Yes. भाई मोबाइल से आप बात करते हो तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो उसकी जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लेकिन जब उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो फिर हम चार्जर लगा के उसको चार्ज करते हो ना, तो उसको चार्ज करने की प्रोसेस में क्या हो रहा होता है? जो बाहर से तुमने एक्सटर्नल एनर्जी दी है, मतलब चार्जर ने जो एक्सटर्नल एनर्जी दी है वो वापस बैटरी में केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रही है। समझे? Yes. अरे बोलो यार, बाकी लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सार्थक, जाग रहे हो कि सो रहे हो? सर जाग रहा हूँ। पक्का जाग रहे हो? यस सर। अच्छा, तो एक सवाल पूछें तो उसका गलत जवाब दोगे? हैं? सर सही दूंगा जवाब। नहीं नहीं नहीं, शर्त यह है कि गलत ही देना है, तभी पता चलेगा दिमाग अलर्ट है कि नहीं। यस सर। तो ये बताओ कि इंडिया की जो राजधानी है वो कौन सा शहर नहीं है? सर एक बार रिपीट करना। अरे तुमने क्वेश्चन ही नहीं सुना। ये बताओ कि इंडिया का कैपिटल सिटी कौन सा सिटी नहीं है? सर भोपाल। तो ये तुमने सही जवाब दे दिया है। ओ सॉरी सर, दिल्ली। गलत जवाब देना था ना, मतलब तुम्हें अलर्ट नहीं हो। चलो अलर्ट रहो, फिर नहीं तुम सवाल पूछेंगे ऐसे ही तुमसे फिर। तो E2 जो है इसमें क्या हो रहा है? केमिकल एनर्जी स्टोर हो रही है कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है? क्या हो रहा है E2 में? केमिकल एनर्जी स्टोर हो रही है। ठीक है, और वो मिल कहाँ से रही है उसको? E1 से। तो E1 की केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और वो जाके E2 को चार्ज करती है, जिसमें उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। वेरी गुड, इतना तुमको क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हम आगे। इसके बाद एक और चीज़ होती है बैटरी के केस में, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस टर्म बड़ी यूज़ होती है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है कि जैसे ये बड़ी सी मैंने बैटरी बना रखी है एक यहाँ पर, और करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, ये करंट का फ्लो हो रहा है। जब, हालांकि मैं इस पर भी कम से कम आधा घंटा बोल सकता हूँ इंटरनल रेजिस्टेंस पर, मैं इतना लेकिन नहीं बोलूँगा। तुम सिंपली ये याद रखो कि जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आया और मैं इलेक्ट्रॉन की जगह पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यूज़ कर रहा हूँ, जिससे करंट की डायरेक्शन और चार्ज पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन को मुझे सेम रख पाऊँ। तो ये प्लस क्यू चार्ज अब यहाँ से मूव करता है इस वाले इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो बीच में क्या भरा हुआ है इसमें? बैटरी में क्या होता है? यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट होता है, केमिकल सॉल्यूशन होता है। तो जब ये चार्ज पार्टिकल, ये वाला चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसके कोलिजन होते हैं रास्ते में। किसके साथ कोलिजन होंगे? आयंस के साथ। तो ये जो कोलिजन है, ये कोलिजन ही क्या है? रेजिस्टेंस है। हमने पहले भी पढ़ा था कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस के साथ उनकी जो कोलिजन हो रहे हैं, टक्कर हो रही है, दैट इज़ द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर ये जो क्यू चार्ज है जब मूव करता है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव, तो रास्ते में इसके कोलिजन होते हैं। किसके साथ कोलिजन होंगे? ये आयंस के साथ, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके। तो ये इमीडिएटली नहीं पहुंचता, यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में उसको कुछ टाइम लग जाता है, और जो कोलिजन हो रहे हैं उसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और नॉर्मली उसके लिए जिस सिंबल का यूज़ किया जाता है वो क्या होता है? स्मॉल आर। इंटरनल रेजिस्टेंस को जनरली स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और बैटरी के साथ में उसको ऐसे दिखाया जाता है मैक्सिमम केसेस में। या तो उसमें ऐसा होगा E/R ऐसा होगा, या उसको ऐसे बना दिया जाता है, बैटरी के साथ सीरीज में जोड़ दिया जाता है, ये EMF और ये R। और कई फॉरेन ऑथर्स ना बहुत बढ़िया नोटेशन यूज़ करते हैं। वो ये यूज़ करते हैं इसके लिए कि ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये प्लस ये माइनस, और बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दिया ये। तो इससे कभी कन्फ्यूज़न नहीं होता कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो तुम एक चीज़ याद रखना कि जो करंट इस बैटरी में पास होगा वही करंट किस में पास होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस में। दोनों में करंट सेम होता है, बैटरी के टर्मिनल्स में और किस में? इंटरनल रेजिस्टेंस में। क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस कोई अलग से चीज़ नहीं है, बैटरी के टर्मिनल के अंदर जो कोलिजन हो रहे हैं आयंस के साथ में चार्ज पार्टिकल के, वही है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से सिंबल में यूज़ करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। एक आइडियल बैटरी वो होती है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो? 0।
आइडियल बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, नोट कर लो। फॉर आइडियल बैटरी आर इक्वल टू 0। आइडियल बैटरी के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस होता है 0। चलो अब ईएमएफ जब सर्किट ओपन है तब की हम बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर सर्किट ओपन है तब ईएमएफ कितना लिखते हैं। डायग्राम दिख रहा है क्लियर? यस सर। इसमें सर्किट ओपन भी दिख रहा है। यस सर। ये जो स्विच है ये क्लोज नहीं है। अगर स्विच क्लोज नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, जंप कर करके जाना पड़ेगा ना ऊपर होके। इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल जो है यहाँ पर आएगा और यहाँ से फिर जंप करेगा और फिर इधर जाएगा। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, यानी इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है उस स्थिति की हम बात करें तो बताओ कि ये जो बैटरी है, इस बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या प्लस और माइनस के बीच में? ये हायर पोटेंशियल पर है कि नहीं? यस। ये लो पोटेंशियल पर है कि नहीं? यस। पोटेंशियल में डिफरेंस है कि नहीं? यस। तो जब पोटेंशियल में डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा ना। यस। किस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? राइट। राइट साइड। और पोटेंशियल डिफरेंस भी है इसमें और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस है इधर। इस पॉइंट को अगर मैं मान लूँ ए और बी तो हम नीचे लिया करते थे, तो इसको मैं ले लेता हूँ सी और इसको डी। तो यहाँ पर पोटेंशियल में डिफरेंस है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? VC माइनस VD के बराबर। अच्छा, इसमें EMF है कि नहीं? बिल्कुल है। अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ ले जाना है, ठीक है, तो बैटरी जो वर्क करेगी वो वर्क उसकी EMF के बराबर होता है। तो इसमें EMF भी है। इस समय डोमिनेट कौन कर रहा है, EMF या पोटेंशियल डिफरेंस? या मान लो एक बैटरी का फोर्स है, मैं उसको लिख लेता हूँ FB, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है FE, ठीक है, और एक यहाँ पे चार्ज है प्लस Q चार्ज। तो प्लस Q चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किस डायरेक्शन में लगा हुआ है? राइट साइड में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होगा और बैटरी का जो फोर्स होगा उस बैटरी फोर्स की डायरेक्शन होगी लेफ्ट साइड में। FB कर देता हूँ मैं। लेकिन ये सर्किट तो कैसा है, अभी ओपन है, तो चार्ज पार्टिकल तो मूव ही नहीं कर रहा है, यानी कि नेट फोर्स कितना है यहाँ पर? 0 है। तो बैटरी का फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स दोनों कैसे हैं? इक्वल हैं। यानी कि सर्किट जब ओपन होता है तो EMF और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होते हैं। नोट कर लो, व्हेन सर्किट इज ओपन EMF equal to potential difference across the terminals। पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस वो किसके बराबर होता है? EMF के बराबर होता है। क्लियर? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। EMF व्हेन सर्किट इज क्लोज। अगर सर्किट क्लोज है तब क्या होगा? तो सर्किट क्लोज है तो उसमें करंट फ्लो हो रहा होगा। किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर? ये C, ये D, ये करंट की डायरेक्शन है। यहाँ पर ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट इस तरह से जा रहा है। अब मुझे लिखना है EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन लिखना है। किरचॉफ लॉ हम पढ़ चुके हैं। ये वाला पॉइंट है A और ये वाला पॉइंट तो कितना है? B के बराबर है। अच्छा, इस सर्किट में अगर मैं क्लोज लूप में मूव करता हूँ, किरचॉफ लॉ लगाता हूँ, मान लो मैंने स्टार्ट किया पॉइंट A से, तो पॉइंट A से स्टार्ट किया तो ये हो गया VA। फिर A से मैं जा रहा हूँ B पर, तो पोटेंशियल में ड्रॉप होगा कि गेन होगा? और इसको हम लिखेंगे -IR। B पर आ गए, B से फिर D पर पहुँच गए। B से D के बीच में ना तो पोटेंशियल में ड्रॉप हुआ ना गेन हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब हम जब D से जाएंगे और C की तरफ बढ़ेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज। तो प्लस। अब यहाँ पर इसका जो EMF बैटरी का E है तो इसको मैं +E लिखता हूँ, क्योंकि मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गया हूँ, तो उसको मैंने कितना लिखा? +E। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी मान के चल रहा हूँ कि 0 है, ठीक है, सिंपल केस ले रहा हूँ मैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है।
तो वी ए माइनस आई आर प्लस ई, और इस घूम के वापस हम ए पर आ गए। अगर मैं वापस ए पर आ गया हूँ तो इसको इक्वल टू वी ए कर दूंगा, तो वी ए कैंसिल हो गए। तो यहाँ से क्या आगे पता चला हमको, आई आर इक्वल टू कितना है, ई के बराबर। और आई आर ही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। वी ए माइनस वी बी आई आर के बराबर है। जो पोटेंशियल ए का है वही पोटेंशियल सी का है, ए का पोटेंशियल इक्वल टू सी का पोटेंशियल, एंड जो पोटेंशियल बी का है वही किसका है, डी का है। क्योंकि बी से अगर आप चलते हो रास्ते में, ना तो पोटेंशियल में ड्रॉप होता है ना गेन होता है डी तक, तो पोटेंशियल बी और डी का सेम है। इसी तरह से ए और सी का पोटेंशियल भी सेम है। तो वी ए माइनस वी बी कितना है, ई एम एफ के बराबर है। लेकिन ये कब है, स्पेशल केस व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज जीरो। जब बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है तब ऐसा होगा। लेकिन अब मैं दूसरा की, अच्छा इसमें कुछ पूछना है क्या, क्लियर? यस सर। Yes. इसमें क्या है, याद रखोगे कि जब बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है, बैटरी आइडियल होती है, तो बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, उसकी ईएमएफ के बराबर होता है। ठीक है, अब तुम्हें भी कुछ काम करना चाहिए, मैं काफ़ी देर से बोल रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर के बराबर है। अब तुमको पोटेंशियल डिफरेंस तो खैर बाद में निकालना, अभी तो तुम एक काम करो, किरचॉफ लॉ लगाओ और इक्वेशन लिखो। ये बैटरी का मैं मान लेता हूँ इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं हम इसमें, आर के बराबर, ये ईएमएफ ई, ये स्मॉल आर। ठीक है, सॉल्व करो जरा और बताओ कि अगर मैं क्लोज लूप में किरचॉफ लॉ लगा दूं, यहाँ से ए बी सी डी, इस क्लोज लूप में अगर हम किरचॉफ लॉ लगा दें तो करंट आई, ईएमएफ ई, रेजिस्टेंस कैपिटल आर और स्मॉल आर में क्या रिलेशन आएगा। जस्ट किरचॉफ लॉ सेकंड लॉ लगाओ, लूप लॉ लगाओ और मुझे बताओ क्या आता है। ठीक है, क्या इक्वेशन आई बताओ। अगर हम ए से स्टार्ट करते हैं, वी ए माइनस आई आर, फिर माइनस आई स्मॉल आर, यस माइनस आई स्मॉल आर प्लस ई इक्वल टू जीरो, या वी ए सर इक्वल टू वी ए, वापस ए पर आ गए तो वी ए कैंसिल हो जाएगा। अभी बिगिनिंग है इसलिए मैं ना ए इक्वल लेफ्ट साइड में भी वी ए, राइट साइड में वी ए लिख रहा हूँ, अदरवाइज हम बाद में सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट किया करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने से सर्किट में करंट आई की वैल्यू निकल आती है, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई अपॉन आर प्लस आर के बराबर। ये तो हो गया करंट। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी का मीनिंग क्या होता है। किसी बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग मैं एक्सप्लेन कर दूं जरा। डायग्राम थोड़ा और बड़ा बना लेता हूं मैं ये वाला, क्योंकि तुम में से हो सकता है कई लोग मोबाइल पे देख रहे होंगे तो उनको स्क्रीन पे साफ साफ नहीं दिख रहा होगा। तो मैंने ये बनाई बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल में थोड़ा और इधर, ये इंटरनल रेजिस्टेंस बना लिया मैंने, और ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। दिस इज कैपिटल आर, दिस इज स्मॉल आर, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ईएमएफ ई, और सर्किट में करंट फ्लो हो रहा था वो हमने निकाल ही लिया है। अब मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर है एक पॉइंट, ये है एक्स, ये है वाई और ये है जेड। अगर मुझे बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स, कौन सा वाला पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख रहा हूँ, वी एक्स माइनस वी वाई होगा, या वी एक्स माइनस वी जेड होगा, या वी वाई माइनस वी जेड होगा। इन तीनों में से कौन से पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। Second option. क्यों भाई, इसमें से कौन सा वाला कहेंगे। ये जो है एक तो है यहाँ पर x, ये है y, तो क्या इन दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है x और y का, क्या इसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स, कहेंगे क्या? No. नहीं, क्यों नहीं कहेंगे? रेजिस्टेंस भी तो है। क्योंकि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमने यहाँ लगा रखा है एक्चुअली यहाँ पर नहीं होता, ये दोनों टर्मिनल के बीच में ही होता है।
यस सर। तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स का मीनिंग है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड जेड, ये वाला, ये नहीं होंगे, ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है। तो वी एक्स माइनस वी जेड अब हमको कैलकुलेट करना है। तो वी एक्स माइनस वी जेड कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। आप एक्स से चलो और जेड पे पहुंच जाओ। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक्स से, तो इसका पोटेंशियल लिखा मैंने वी एक्स लिखा। अब मैंने इस बैटरी को क्रॉस किया, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ गया, तो क्या लिखूंगा, माइनस ई, पोटेंशियल में ड्रॉप हुआ ना, क्यों भाई? यस सर। अच्छा, अब y और z में हायर पोटेंशियल पे कौन है, ये z या y? z हायर पोटेंशियल पर है। सार्थक, अगर हम y से z गए तो पोटेंशियल इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? सर इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ। तो अब मैं x से आगे बढ़ा तो मैंने माइनस ई किया। अब मैं इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करूंगा स्मॉल r को और y से z पहुंचूंगा, तो जो टर्म आएगी वो क्या होगी, प्लस आई आर माइनस आई आर? प्लस आई आर, वेरी गुड। और इक्वल टू कितना कर देंगे हम, वी जेड, ठीक। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वी एक्स माइनस वी जेड, वी एक्स माइनस वी जेड, वो कितना होगा, ई माइनस आई आर। कई जगह ये स्टैंडर्ड फार्मूले की तरह से यूज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज ई माइनस आई आर, इसको याद रखना। ये कब होगा लेकिन, जब बैटरी कैसी हो रही हो, डिस्चार्ज हो रही हो। जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो उसके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है ई माइनस आई आर। क्लियर? अगर इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होगा तो इसी फॉर्मूले में आर की वैल्यू जीरो रख देंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? अगर आर को जीरो रख दें यहाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया टर्मिनल के अक्रॉस, ई के बराबर। क्लियर? अगर सर्किट ओपन है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर। अगर करंट फ्लो हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर, यानी ईएमएफ से कम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कैसा होता है? अरे बोलो यार, कम होता है। कम क्यों होना चाहिए? देखो भाई, अगर पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल के अक्रॉस कम नहीं हुआ तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो आता है राइट में, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस डोमिनेट कर गया ईएमएफ से, तो फिर तो वो चार्ज पार्टिकल को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराएगा, है ना? यस सर। तो डेल्टा वी इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये होगा जब सर्किट क्लोज था। अब जरा मैं कुछ छोटी छोटी बातें ऐसे कर दूं। जब सिंगल बैटरी है, ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है कि चार्ज हो रही है? डिस्चार्ज हो रही है। दोनों टर्मिनल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो वर्क किया वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? वेरी गुड, नेगेटिव। रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो वर्क किया, इस वाले में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में या एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो वर्क किया वो पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पूरे लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो वर्क किया, यहाँ पर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल टू इलेक्ट्रिक। हाँ, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। चलो, ये हो गया। अब मैं एक केस ऐसा लेना चाहता हूँ जिसमें एक बैटरी चार्ज हो रही है और दूसरी डिस्चार्ज हो रही है। अच्छा, चलो उससे पहले ये वाला केस डिस्कस कर लेता हूँ। जो बैटरी को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, शॉर्ट सर्किट का मीनिंग क्या होता है? बगैर किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बैटरी के दोनों टर्मिनल को आपस में जोड़ दिया, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। जैसे ये शॉर्ट सर्किट है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया पिछली वाले केस में, कि बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी एक्स माइनस वी जेड था। इसे कैलकुलेट करने का एक और तरीका भी है। हो सकता है हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो हम इससे सॉल्व ना करके उस दूसरे तरीके का इस्तेमाल करें। क्या इस्तेमाल करें दूसरे तरीके का? कि आप एक्स से जेड ऐसे भी तो आ सकते थे कि एक्स से चलते इधर ऐसे जाते और घूम के ऐसे आ जाते। तो अगर हम ऐसे चलेंगे तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बोलो? पोटेंशियल लिखा मैंने, एक्स का वी एक्स पोटेंशियल लिखा और यात्रा शुरू की, इधर लेफ्ट में गया, फिर नीचे, फिर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया। जब इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया तो ये कितना हो जाएगा? माइनस आई आर। और इसके बाद फिर मैं कहाँ आ गया? इससे चल के मैं पहुँच गया जेड पर, तो इक्वल टू वी जेड।
तो वी एक्स माइनस वी जेड इक्वल टू कितना जाएगा, आई इंटू कैपिटल आर. दिस इज ऑल्सो इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी. यानी कि एक्स और वाई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के दो तरीके हैं. या तो आप यहाँ से चल के इधर आ जाओ, या यहाँ से चल के ऐसे चले जाओ. ठीक है, चलो अब इसमें आ जाओ जरा. व्हेन ईएमएफ सोर्स इज शॉर्ट सर्किटेड, अगर हमने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया तो कितना होता है, क्या होगा? तो आपको ये मान के चलना है इसमें भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी ईएमएफ है इसका ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस में मान लेता हूँ इसका आर के बराबर है. ठीक है, करंट कैसा फ्लो होगा इसमें, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज. तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है. अब किरचॉफ लॉ से पूरे लूप में इक्वेशन लिख दो. ठीक है, करंट की वैल्यू हम मान लेते हैं आई के बराबर, या मैं ही लिखूं. चलो मैं स्टार्ट करता हूं इक्वेशन लिखना. इस पॉइंट को हम क्या मान लें, सी, और इसको मान लेते हैं डी. तो मैंने सी से स्टार्ट किया, वी सी, और फिर मैंने इधर गया, सी से इधर बैटरी को क्रॉस कर रहा हूँ मैं, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जा रहा हूँ. अगर तुमको ऐसे वाले डायग्राम में कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है तो ऐसे या समझ लो कि ये ईएमएफ, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, और डायरेक्ट हमने बगैर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के दोनों को जोड़ दिया. करंट एंटी क्लॉकवाइज है. ये पॉइंट था सी और ये पॉइंट है डी. मैं सी से डी की तरफ जा रहा हूँ. तो चलो बोलो क्या लिखूँ मैं, वी सी माइनस ई प्लस आई आर, वेरी गुड, इक्वल टू वी डी. तो वी सी माइनस वी डी इक्वल टू कितना आएगा, ई माइनस आई आर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, चलो रास्ता बदल लेते हैं. हम जरा सी पॉइंट से डी पॉइंट इधर से मूव करते हैं. कहाँ से, मैं सी पॉइंट पर यहाँ से चल के ऐसे और ऐसे आता हूँ. अब तो क्या इक्वेशन लिखेंगे अब, सी से स्टार्ट किया तो मैंने लिखा वी सी. ठीक है, वी सी, इसके बाद इधर ऐसे, और फिर डी पे आया. रास्ते में पोटेंशियल में ड्रॉप या गेन हुआ कि कहीं पर? नो सर. तो यानी वी सी इक्वल टू क्या है, वी डी है. तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है सी और डी के बीच में? 0. लेकिन ऊपर वाली इक्वेशन से तो जीरो की फीलिंग नहीं आ रही है. अच्छा, सर्किट में करंट कितना है, चलो ये बताओ. वी सी माइनस वी डी इक्वल टू ई माइनस आई आर, लेकिन ये तो 0 है. तो ये ई माइनस आई आर, तो करंट कितना है सर्किट में, ई बाई आर के बराबर. ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 में जैसे ही तुम करंट की वैल्यू रखोगे तो वी सी माइनस वी डी हो जाएगा 0. उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई माइनस आई आर है ना. तो ई माइनस आई की वैल्यू रख दिया मैं इसमें, ई बाई आर इंटू आर. तो ये आर आर कैंसिल हो रही, कितना हो जाएगा, 0. ठीक है, तो इससे अब तुम्हें याद क्या रखना है कि जब बैटरी को अगर हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो उसके टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा. कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं अब, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, 0 है. 0. अच्छा, दोनों टर्मिनल्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टर्मिनल्स कितना है? क्या हुआ, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई तुम लोगों की? अरे बोलो, जल्दी बोलो. क्यों ही? क्या पूछ रही है, क्यों है? सर क्यों ही बोल. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन है, जब सी और डी के बीच में है पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से एग्जिस्ट करेगा यार. E इक्वल टू कितना होता है, माइनस डी वी बाई डी एक्स, ऐसा पढ़ते हैं ना. अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो इलेक्ट्रिक, ये मैंने EMF का साइन बना दिया, ये EMF नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है. ये पढ़ा है कि नहीं हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन. अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं. तो दोनों टर्मिनल्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है.
दोनों टर्मिनल के बीच में चार्ज पार्टिकल को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर कौन ले जा रहा है? यहां पर कौन ले जा रहा है? ईएमएफ। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले केस में कितना है? 0 है। और ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसको यहाँ ले जाने का काम कौन कर रहा है? ये बैटरी फोर्स ले जा रहा है इसको केवल, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स एफ ई से रिप्रेजेंट करूँ तो वो कितना यहाँ पर? 0 है। अब ये बताओ कि सर्किट के बाहर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है कि नहीं? सर्किट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्सटर्नल सर्किट कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सटर्नल सर्किट वो भी 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि सी और डी का पोटेंशियल कैसा है? सेम है। चाहे आप बैटरी के अंदर से घुस के जाओ, चाहे कहीं से भी जाओ, तो अगर मैं ये ऐसे आता हूँ सी और डी के बीच में, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो इधर भी 0 है ना। तो इस पूरे वायर के बीच में यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0 है। और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0 है वायर के बीच में, सी और डी के बीच में, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो चार्ज पार्टिकल को कौन मूव करा रहा है? इनसाइड बैटरी के अंदर चार्ज पार्टिकल को कौन मूव करता है? चार्ज इज मूविंग ड्यू टू ईएमएफ एंड इन एक्सटर्नल सर्किट no need of any potential difference to move charge को मूव कराने के लिए जरूरत ही नहीं है एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड की। रीजन क्या है उसका? क्योंकि ये जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, ध्यान रखना, ये तुम लोगों ने पहले सोचा नहीं होगा 10th क्लास में जब पढ़ा करते थे। ये जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं ना, इनको हम कैसा मानते हैं? इनका खुद का रेजिस्टेंस कितना है? ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, कितना रेजिस्टेंस है इनका? 0। ये आइडियल वायर है, इसका रेजिस्टेंस 0 है। और अगर वायर का रेजिस्टेंस 0 है तो उसमें चार्ज पार्टिकल को मूव कराने के लिए किसी पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत कब पड़ती है? जब रेजिस्टेंस हो। क्यों समीक्षा? यस सर। समझ में आया कि नहीं? हाँ जी सर। जैसे तुम ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हें पढ़ने बैठाने के लिए पिटाई करने की जरूरत नहीं पड़ती ना, फिर मम्मी पापा पीटते नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं जब तुम खुद ही पढ़ रहे हो। लेकिन अगर जब पढ़ नहीं रहे होते तो फिर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है उनको। तो ऐसे ही यहाँ पर जब रेजिस्टेंस है ही नहीं तो किसी बैटरी की ज़रूरत नहीं है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर एक ऐसा क्लोज लूप होता, ये क्लोज लूप होता और इसमें एक बार चार्ज पार्टिकल को मूव करा देते तो बगैर बैटरी नहीं होती तब भी ये हमेशा मूव करता रहेगा। इसी को हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। तो ये जो वायर लगे हुए हैं सुपर कंडक्टिंग वायर हैं, इसमें करंट फ्लो कराने के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस 0 है। समझ गए? Yes. आगे बढ़ते हैं। अब जरा सपोर्टिंग और अपोजिंग सेल समझ लो जल्दी से। ये जो दोनों सेल हैं ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि अपोज कर रहे हैं? क्यों भाई? सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, कैसे पता चला कि सपोर्ट कर रहे हैं? इसका देखने का तरीका ये होता है, देखो मैं बताऊं, बहुत सिंपल सा है। मान लो केवल E1 होता, अगर केवल E1 होता तो करंट कैसा फ्लो कराता? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉक। और केवल E2 होता तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए दोनों की वजह से करंट सेम डायरेक्शन में आता, दोनों की टेंडेंसी सेम है, इसलिए दोनों सपोर्ट करने वाले हैं। और सर्किट का टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा इस वाले केस में? ई नेट हो जाएगा E1 प्लस E2। ऐसे केस में हम लिखते हैं ई नेट इक्वल टू E1 प्लस E2 के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं बनाता हूं इसमें ये वाला केस। देखो जरा, इसमें क्या हो रहा है? दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं? अपोज। अगर केवल E1 होता सर्किट में तो करंट कैसा फ्लो होता? एंटी क्लॉक। सार्थक? यस सर।
अगर केवल E1 सेल होता तो कैसा करंट फ्लो कराता सर्किट में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, आज कोई ये भी नीतीश सिंह, तुम बताओ जरा, सुन पा रहे हो नीतीश? नीतीश, या फिर अपना कनेक्ट करके और फिर सो गए? नीतीश सो गया लगता है। अगर सर्किट में केवल E2 होता तो क्या होता? करंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो ई नेट हम इसमें कितना लिख देंगे? इसमें मैं लिखूंगा ई नेट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ E1 माइनस E2। मॉड इसलिए लगा दिया क्योंकि मुझे पता नहीं बड़ा कौन है, E1 बड़ा है कि E2, ठीक है, लेकिन ये दोनों बैटरी एक दूसरे को अपोज कर रही है। थर्ड केस, इसमें बताओ ई नेट कितना होगा? इसमें दो बैटरी सपोर्ट कर रही हैं या दो सेम डायरेक्शन में फ्लो कराएंगी, एक अपोजिट डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कराने वाली कौन सी है? E1 और E3। तो E1 प्लस E3 और माइनस E2, ठीक है। इसमें भी मैं मॉड लगा देता हूं क्योंकि पता नहीं कौन बड़ा है। अगर E1 प्लस E3 ने डोमिनेट किया सर्किट में, यानी E1 प्लस E3 की वैल्यू ज़्यादा आई, तो कैसा करंट होगा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज होगा। और अगर E2 ने डोमिनेट किया तो क्लॉकवाइज। तो ये भी समझ गए तुम। तो सारी चीज़ें बड़े सिस्टमेटिकली बैटरी के केसों में तुम्हें बता रहा हूँ। इसके बाद व्हेन टू EMF सोर्सेज आर कनेक्टेड एंड वन सोर्स इज चार्जिंग द अदर, ये वाला केस मैं ले रहा हूँ, इसको समझना इसमें क्या क्या होता है। ये है, इसमें जो बैटरी है आइडियल है कि नहीं? नो सर। क्योंकि इनके इंटरनल रेजिस्टेंस लिए आइडियल बैटरी नहीं है। अब इसमें कौन किसको चार्ज कर रहा है? हम करंट किसको डोमिनेटिंग मान लें? मान लो हम इसको ही डोमिनेटिंग मान लेते हैं। हमने मान लिया कि E1 कैसा है? ग्रेटर देन E2 है। तो करंट कैसा फ्लो हो रहा होगा? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। अब इसमें जो बैटरी E1 है, E1 क्या कर रही है? E1 में जो है वर्क इज डन बाय E1 बैटरी वर्क कर रही है। पावर इज सप्लाइड बाय द बैटरी। E1 जो बैटरी है वो पावर को सप्लाई कर रही है, E1 वर्क कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 में कैसी है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क कर रही है E1 में, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव। E1 में जो पोटेंशियल डिफरेंस है टर्मिनल के अक्रॉस डेल्टा V, वो कितना है? E1 माइनस I इंटू R1 के बराबर है, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला मैं लिख दूं, किसी बैटरी का जो वर्क डन होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है, वर्क डन बाय बैटरी का फॉर्मूला होता है चार्ज फ्लोन थ्रू दी टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, इनटू EMF ऑफ द बैटरी। तो यहाँ पे मान लो उसमें से चार्ज फ्लो किया है कितना? Q, तो मैं Q इंटू E1 लिखूंगा। दिस इज दी वर्क डन बाय द बैटरी। ध्यान रखना, वर्क डन बाय बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज नहीं होता है, EMF इंटू चार्ज होता है। बात समझ में आई? और रीज़न तुम इतना डिस्कशन के बाद समझ ही गए होगी कि पोटेंशियल डिफरेंस की इनटू चार्ज करेंगे तो जो वर्क आएगा वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क आएगा, जो कि कंजर्वेटिव होती है, जबकि EMF कैसा होता है? नॉन कंजर्वेटिव होता है। तो इसलिए EMF इंटू Q होता है। कुछ केसेस में EMF और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा। पोटेंशियल डिफरेंस और EMF कभी इक्वल होते हैं जबकि बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो। तो न्यूमेरिकली वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्क डन बाय EMF सेम आएगा, लेकिन दोनों का मीनिंग हमें दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अलग अलग है। दो चीज़ें अगर न्यूमेरिकली इक्वल है तो उसका मतलब नहीं होता कि दोनों चीज़ें सेम हो गई, है ना।
Yes, sir. जैसे कहीं पर 2 साइकिल रखी हैं और कहीं पर 2 पिज्ज़ा रखे हैं, तो साइकिल और पिज्ज़ा सेम नहीं हुए ना, जबकि दोनों 2-2 हैं। तो ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के न्यूमेरिकल वैल्यू भले सेम हो, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। चलो, ये तो इसके बारे में बात हो गई। अच्छा, पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, पावर क्या चीज़ होती है भाई? वर्क डन पर यूनिट टाइम, dW/dt, इसको भी पावर लिखते हैं ना, 11th में मैकेनिक्स में ये डेफिनेशन पड़ी हुई है। तो यहाँ पर बैटरी ने जो पावर सप्लाई की, उसमें हमें किससे डिवाइड कर देना है? टाइम से। तो ये Q अपॉन टाइम इंटू E1 हो जाएगा, और चार्ज अपॉन टाइम कितना हो जाता है? करंट, तो I इंटू E1। तो पावर सप्लाइड बाय द बैटरी कितना हो जाएगा? I इंटू E1 के बराबर। बात समझ में आ गई? ये सारे फॉर्मूले तुमको याद रखने हैं, ठीक है? अरे बोलो यार, समझे कि नहीं? यस सर। अब E2 की बात कर लेते हैं। E2 का वर्क डन कितना हो जाएगा? Q इंटू E2, और ये कैसा होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि ये चार्ज हो रही है अभी। इसमें वर्क कौन कर रहा है? इसको आप लिखेंगे वर्क इज डन ऑन E2, डायरेक्ट लिख लो बस, वर्क इज डन ऑन E2। ये E2 पर वर्क हो रहा है। इसके बाद हम लिखेंगे पावर इज सप्लाइड टू E2। इसमें E2 को पावर सप्लाई की जा रही है। कितनी पावर सप्लाई हो रही है इसको? I इंटू E2 के बराबर। दिस पावर इज बीइंग सप्लाइड टू E2, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा E2 के अक्रॉस? डेल्टा V इक्वल टू E2 प्लस IR1 या E2 प्लस IR2 के बराबर। कैसे? बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं E2 बना देता हूँ यहाँ पर, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी बना दिया मैंने, R2, ये E2। करंट ऐसे आ रहा था, ये बैटरी चार्ज हो रही है। कैसे पहचानेंगे हम इसमें? जब भी करंट किसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से घुस के और नेगेटिव से बाहर निकल रहा होगा, मतलब वो चार्ज हो रही है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये पॉइंट हो गया X, इसको लिखा मैंने Y। X से मैं स्टार्ट करता हूँ तो Vx, और X से जब मैं इधर बढ़ूंगा तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर आया तो पोटेंशियल में गेन हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस E2। फिर करंट की अपोजिट डायरेक्शन में गए तो फिर प्लस IR2 इक्वल टू Vy। तो यहाँ से Vy माइनस Vx इक्वल टू E2 प्लस IR2 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बैटरी चार्ज हो रही है, अगर कोई बैटरी चार्ज होती है तो उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ज़्यादा होता है, ठीक है? क्लियर? यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस को EMF से ज़्यादा होना, तभी तो बैटरी को चार्ज कर पाएगा वो, क्योंकि बैटरी का EMF डोमिनेट करेगा, फिर तो डिस्चार्ज ही कराता है। चार्ज कराने लिए ज़रूरी है कि जो बाहर से हम, जैसे कि मान लो तुम अपनी बैटरी के मोबाइल को चार्ज कर रहे हो, तो अगर मोबाइल की बैटरी को तुमने चार्ज करने के लिए जिस सोर्स में लगाया, अगर बैटरी में का पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स से ज़्यादा है तो उल्टा बैटरी उसको चार्ज करने लगेगी, वो थोड़ी बैटरी इसको चार्ज करेगा, ठीक है ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के अक्रॉस EMF से ज़्यादा होना चाहिए, तभी बैटरी चार्ज होगी। ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वर्क डन बाय बैटरी और सोर्स, ये मैंने तुमको बता दिया, पावर डिलीवर्ड भी बता दिया। अब जल्दी से ज़रा ये जो टेबल है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? Yes. चलो Yes, sir. फटाफट अब जरा 2-4 क्वेश्चन हो जाएं। इसका आंसर बताओ क्या है? इसमें एक E1 है, एक E2 है, एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का R2 है। Sir, third option. कौन सा ऑप्शन सही है? Third option. समीक्षा? Sir, समीक्षा exit. समीक्षा, अच्छा।
समीक्षा के यहाँ नेटवर्क की समस्या आती रहती है, तो किसी और से पूछते हैं। सार्थक तुम बताओ। पावर सप्लाइड बाय बोथ दी सेल्स इज इक्वल। पावर सप्लाइड कितनी होगी? करंट सेम होगा कि नहीं दोनों में? करंट तो सेम होगा। ये करंट आई है, ये भी आई करंट है, इसमें करंट आई। मान लो ऐसा करंट जा रहा है, तो पावर सप्लाइड एक में पावर कितनी होगी? E1 इंटू आई, दूसरे में कितनी होगी? E2 इंटू आई। तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है ये तो गलत है। बी, वर्क डन बाय बोथ दी सेल्स इज इक्वल। तो चार्ज Q इंटू E1 और Q इंटू E2 ये दोनों में अलग अलग है, इसलिए ऑप्शन बी कैसा हो गया? ये भी गलत, ये भी गलत। सी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल इज इक्वल। ये तो बिना देखे ही हम बता सकते हैं। जैसे एक पॉइंट मैंने मान लिया, इसका एक पॉइंट मैं बना लेता हूँ इसका यहाँ पर A, और इसमें बना लिया एक पॉइंट मैंने C, एक पॉइंट है B और एक पॉइंट है D। तो यार VA और VC दोनों का पोटेंशियल सेम है कि नहीं? VA इक्वल टू कितना है? VC है। इसी तरह से VB इक्वल टू कितना है? VD के बराबर है। तो VA माइनस VB इक्वल टू कितना हो जाएगा? VC माइनस VD हो जाएगा। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कैसा आएगा? इक्वल आएगा। अंदर बैटरी के घुसने की जरूरत नहीं है, बाहर बाहर से ही देख सकते हो। तो सही आंसर क्या है इसका? C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। इसमें एक से ज़्यादा सही है और ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है। इसको पढ़ो। Current I is flowing through a cell of EMF E and internal resistance R as shown in figure. The cell absorbs energy at the rate of EI. क्या ये सही है? ये देखो, ये सेल चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है? चार्ज हो रहा है। ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी को सप्लाई करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो सेल इज एब्जॉर्ब एनर्जी, ये तो कंफर्म है, लेकिन किस रेट से एब्जॉर्ब करता है वो डिसाइड करना है। तो पावर सप्लाई टू द सेल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? E इंटू आई होता है, EMF इंटू करंट। तो क्या ये ऑप्शन सही है? ए? यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बी, द सेल स्टोर्स केमिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ EI माइनस आई स्क्वायर आर। ये तुमसे नहीं होगा, अभी मैं बता देता हूँ। देखो, सेल को जो टोटल एनर्जी सप्लाई हुई बाहर से वो कितनी है? E इंटू आई, टोटल जो सप्लाई हुई। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल r के बराबर है। उसमें रेजिस्टेंस की वजह से पावर डेवलप होती है। अभी हमने पावर पढ़ा नहीं है, लेकिन इतना तुम जानते हो, ये चीज़ तुमने पहले पढ़ी हुई है। क्या? 10th क्लास में कि इसमें पावर डेवलप्ड कितनी होती है? आई स्क्वायर आर। तो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस में जो एनर्जी हीट डेवलप होगी वो कितनी होगी? आई स्क्वायर आर। तो टोटल मान लो हमने 10 जूल दिए थे इसको, 10 जूल में से 2 जूल खर्च हो गए किसमें? हीट में निकल गए। तो बाकी 8 जूल कहाँ गए? इसने एब्जॉर्ब कर लिए, वो इसने एब्जॉर्ब कर लिए, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गए। तो सेल स्टोर्स केमिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ EI माइनस आई स्क्वायर आर। दिस इज करेक्ट। और याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। E इंटू आई, दिस इज द पावर सप्लाई टू द सेल। Out of this, I square R amount of power is dissipated in the form of heat energy. So remaining power is EI minus I square R, and this power is absorbed by the cell in the form of chemical energy. ठीक है? बैटरी को चार्ज करते हो तो गर्म हो जाती है ना? Yes. तो वो गर्म हो रही है, यानी कि एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो जितना लॉस हुआ एनर्जी का वो माइनस कर दें तो बाकी से वो चार्ज हुई है। ठीक है? इसके बाद ऑप्शन सी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल इज मोर देन इट्स EMF। तो बैटरी जब चार्ज होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? E प्लस IR, जो कि EMF से ज़्यादा होता है। ये हमने डिस्कस कर लिया है, तो ये भी सही है। सी। डी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विद इन द टर्मिनल इज जीरो। क्या ये सही है?
इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनल के अंदर जीरो है, क्या ये सही है? No. एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव है, पोटेंशियल में डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का किधर है इसमें? राइट साइड में है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वर्क कर रही है इसमें? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वर्क कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड है। ये पूछा नहीं था, तो इसके करेक्ट ऑप्शन कौन से हुए? ए बी सी, डी इज रॉन्ग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन ए करेक्ट है क्या? जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, Yes, sir. बैटरी अगर डिस्चार्ज हो रही है, यानी कि ये लगा दी मैंने बैटरी और ये लगा दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, करंट कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? इधर है ई, और जो प्लस क्यू चार्ज है वो कहाँ मूव कर रहा है? लेफ्ट में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा क्यू चार्ज पर राइट साइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव वर्क किया, यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। बी बताओ सही है कि गलत? Yes. सर सही है। सही है, ये तो हमने अभी डिस्कस किया पिछले क्वेश्चन में, तो बी भी सही है। सी, व्हेन ए बैटरी इज शॉर्ट सर्किटेड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विद इन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज जीरो, इज दिस करेक्ट? Yes. बैटरी को जब शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है? जीरो। जीरो। ठीक है, तो ये भी सही है। डी, व्हेन ए बैटरी शॉर्ट सर्किटेड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, अरे ये दोनों सेम है क्या? सी और डी? अच्छा, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पूछा था, नहीं सेम नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में बात हो रही थी। और ये व्हेन बैटरी शॉर्ट सर्किटेड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस टर्मिनल से जीरो, क्या ये सही है? Yes. यस सर। ये भी सही है। ठीक है, तो इसके चारों ऑप्शन सही है। ये पूरे जो 3 को या 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, ये सारे क्वेश्चन है बेसिकली जो थ्योरी आज हमने पढ़ी ईएमएफ की, सोर्स की, बैटरी की, उसका ये एसेंस है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन अगर तुमको सही से कर पा रहे हो, समझ में आ रहा है, यानी थ्योरी तुमको पूरी तरह समझ में आ गई है। अब मैं स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा, इनका तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है और इनको ये आंसर इनको सॉल्व करके तुमको मुझे भेजना है। फटाफट इसका ले लो, स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया सर। इसका, हो गया? लिया सर। इसका, ले लिया सर। और इसका भी। ये क्वेश्चन नहीं, ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं जिन्हें एक्सप्लेन करना है। ये मैं पूछूंगा इनका मत ऐसा क्यों है। हो गया? यस सर। और फिर हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इनके और बाकी एप्लीकेशन से। तो आज की क्लास को हम करते हैं यहीं पर ख़त्म। ये जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स, ये सारा जो ईएमएफ के बारे में हमने पढ़ा, ये तुमको इतना डिटेल में कहीं पर किसी बुक में ना किसी वीडियो में कहीं नहीं मिलने वाला है, चाहे तुम कहीं भी शायद मारो। लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये जो लेक्चर था, ये तुम्हारी एक एक चीज़ क्लियर कर देगा ईएमएफ के बारे में। इसमें अगर कोई डाउट है अभी दिमाग में तो मुझसे पूछ लो। वैसे मुझे लगता नहीं कि कुछ बचा होगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी है तुम्हें। कुछ है डाउट? नो सर। No, sir. ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। और नेक्स्ट क्लास में तुम ज्वाइन करना क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो तो आना मत, समझ लेना। ठीक है, Yes. ओके सर। बाय बाय। थैंक यू सर।